हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस जंक्शन, एक कदम सफलता की ओर। मैं हूं अतुल शुक्ला और हम पढ़ाएंगे आपको इंडियन पॉलिटी के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हां, प्रश्न वही जो परीक्षा में आएंगे और आपको दूसरों से अलग बनाएंगे। यहां पर हम इंडियन पॉलिटी के ऐसे प्रश्नों को पढ़ाएंगे जो प्रश्न विगत वर्षों की परीक्षाओं में आ चुके हैं और आगे आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो जब आप इंडियन पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस में आ ही चुके हैं तो आइए हम आपको बता देते हैं कि आपको क्या क्या सुविधाएं इस इंडियन पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस में मिलने वाली हैं। देखिए, संविधान के ऐसे प्रश्न होंगे जो आपके लिए नए हैं क्योंकि ये अभी तत्काल की परीक्षाओं में आए हैं। देखिए, अभी जो परीक्षा हो रही है उसमें प्रश्न घुमा करके पूछे जा रहे हैं, पुराने जमाने वाले प्रश्न अब नहीं पूछे जा रहे हैं। देखिए, लेवल तो वही है लेकिन उन प्रश्नों की भाषा इतनी कठिन कर दी गई है कि आपको समझने में दिक्कत हो सकती है। अगली बात, प्रश्न के सामने उस प्रश्न के आने का वर्ष दिया होगा और ये भी बताया होगा कि यह प्रश्न कौन सी परीक्षा में आया हुआ है, जिससे आपको उस प्रश्न की महत्वता का ज्ञान हो सके। प्रश्न के ठीक सामने उसके आने का वर्ष भी लिखा हुआ होगा। उसके बाद आपको एक और सुविधा मिलेगी, प्रश्नों को संपूर्ण विस्तार से आपको समझाया जाएगा, जिससे उससे संबंधित अगर कोई अन्य प्रश्न उससे संबंधित बन रहा है थोड़ा बहुत रिलेटेड करते हुए, तो वो भी आपसे बच करके ना जा पाए। तो बिना समय गवाए आइए चलते हैं पॉलिटी के महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर। तो पहला प्रश्न आ गया है, संविधान संशोधन बिल में कर लगाने, खत्म करने, छूट देने, फेरबदल करने से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, संविधान संशोधन बिल में कर लगाने, खत्म करने, छूट देने, फेरबदल करने से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, निम्न में से कौन सा इसके बारे में सत्य है। आपसे सत्य पूछा गया है। यूपी पीसीएस 2018 का ये प्रश्न है, आपसे संविधान संशोधन बिल के बारे में जानना चाहता है। सीधी सीधी बात यह है। देखिए, ऑप्शन ए कहता है इस बिल को पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी कहता है यह बिल केवल लोकसभा में आता है। ऑप्शन सी है यह बिल केवल राज्यसभा में आता है। और ऑप्शन डी आपसे कहता है कि यह बिल जो है राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों में आता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। देखिए, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात हो रही है तो संविधान संशोधन के बारे में आर्टिकल 368 में बताया गया है। देखिए, टैक्स की बात जो है वो धन विधेयक में की जाती है, जबकि यहाँ पर टैक्स की बात नहीं की गई है। यहाँ पर संविधान संशोधन विधेयक की बात की गई है और संविधान संशोधन में जब कर लगाने या हटाने से संबंधित प्रावधान होते हैं उनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो देखिए, संविधान संशोधन विधेयक है उसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ला सकते हैं, किसी एक में नहीं लाया जा सकता है, उसे इनमें से किसी भी सदन में लाया जाता है। और संविधान संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता नहीं पड़ती है। पूर्वानुमति जो होती है वो सिर्फ धन विधेयक के मामले में लेनी होती है, यानी कि राष्ट्रपति की जो पूर्वानुमति लेनी होती है वो सिर्फ धन विधेयक के मामले में लेनी होती है। संविधान संशोधन विधेयक को आप बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के भी लाया जा सकता है। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर जो है मनी बिल के बारे में बात नहीं की जा रही थी, संविधान संशोधन विधेयक के बारे में बात की जा रही थी। तो संविधान संशोधन विधेयक जो है वो राज्यसभा और लोकसभा दोनों में लाया जा सकता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में से किसे वेकनिंग कॉल कहा जाता है। यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है। ऑप्शन है परमादेश, ऑप्शन बी है प्रतिषेध, ऑप्शन सी है उत्प्रेषण और ऑप्शन डी है अधिकार प्रच्छा। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि परमादेश इसका सही आंसर है। यानी कि वेकनिंग कॉल किसे कहा जाता है, परमादेश को वेकनिंग कॉल कहा जाता है। तो आइए देख लेते हैं इसके बारे में विस्तार से जानकारी। देखिए, रिट लगाने का अधिकार जो है वो दोनों न्यायालयों को दिया गया है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों न्यायालय रिट लगा सकते हैं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार आर्टिकल 32 से दिया गया है, जिसमें 5 प्रकार की रिट लगाई जा सकती हैं, जबकि हाई कोर्ट को यह अधिकार आर्टिकल 226 के माध्यम से मिलता है। ठीक है, तो ये रिट के संबंधित आपको जानकारी हो गई है। और परमादेश के बारे में जानते हैं, क्योंकि परमादेश आपका आंसर है। परमादेश क्या होता है, देखिए, परमादेश वह आदेश है जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी सरकारी कर्मचारी से कहता है कि आप अपने कर्तव्यों को पूरा करो, अर्थात आप जाग जाओ। देखिए, जाग जाओ शब्द जब आता है तो आपको तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए वेकनिंग कॉल, यानी कि वेकनिंग मतलब कि होता है जागना। तो परमादेश के माध्यम से कहा जाता है कि हे सरकारी कर्मचारी, अब तो तुम जाग जाओ। और अगला है प्रतिषेध। तो प्रतिषेध क्या होता है, देखिए, प्रतिषेध रिट तब लगाई जाती है जब कोई निचला कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करता है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर रोक लगा देता है। निचला कोर्ट जब अपने क्षेत्राधिकार से बाहर कार्य करने लगता है और सुप्रीम कोर्ट की निगाह पड़ जाती है तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उस पर रोक लगा देता है। उत्प्रेषण क्या होता है, देखिए,
देखिए, उत्प्रेषण रिट किसी केस को अपने पास ट्रांसफर करने के लिए मंगाया जाता है। मान लीजिए किसी केस का फैसला नहीं आ पा रहा है और बहुत समय से लटका हुआ है निचली कोर्ट में, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उत्प्रेषण की रिट लगाता है और उस केस को अपने पास बुला लेता है। अगला है अधिकार परीक्षा। देखिए, अधिकार परीक्षा क्या है? अधिकार परीक्षा से जो है सुप्रीम कोर्ट जवाब मांगती है कि आप जिस पद पर बैठे हैं आप इस लायक हैं भी या नहीं है, इस बात का आप जवाब दीजिए। ये भी जो है सरकारी कर्मचारियों के लिए ही लाया जाता है। उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आपको समझ में आ चुका होगा। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न नंबर 3 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग कब की गई थी? एमपीएसआई 2016 का ये प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है 1934 में, ऑप्शन बी है 1935 में, ऑप्शन सी है 1932 में, या फिर ऑप्शन डी है 1946 में। तो आपसे पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की मांग कब की गई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा। ये नहीं पूछा जा रहा कि पहली बार कब किया गया था संविधान सभा की मांग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब की गई थी आपसे ये पूछा है। तो इसका आंसर आपका हो गया है बी, यानी कि 1935। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा की मांग जो है वो 1935 में की गई थी। तो सबसे पहले किसने किया था, उसके बाद किसने किया था, हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। देखिए, 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने संविधान सभा की मांग की थी और 1935 में आईएनसी ने यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग की। यानी कि 1934 में सबसे पहले एम.एन. रॉय ने कर दी थी, उसके बाद 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने की, जिसे 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था। किसे? जब इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1935 में संविधान सभा की मांग की तो उसे जो है 1940 में अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से स्वीकार कर लिया गया था और 1946 में संविधान सभा का निर्माण हुआ। किसके आधार पर? अगस्त प्रस्ताव के आधार पर संविधान सभा का निर्माण हो चुका है। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 है आपका, प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी का संबंध निम्न में से किससे है? आपसे प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में पूछा जा रहा है। तो भारतीय सरकार अधिनियम 1858 से है, भारतीय सरकार अधिनियम 1909 से है, भारतीय सरकार अधिनियम 1935 से है, या फिर भारतीय सरकार अधिनियम 1919 से है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1935। देखिए, 1935 से बहुत सारे कानूनों को जो है, लगभग बहुत से कानूनों को 1935 से सीधे सीधे भारतीय संविधान में सम्मिलित कर लिया गया है। तो आइए जान लेते हैं इस प्रश्न के बारे में विस्तार से। देखिए, 1919 के एक्ट से द्वैत प्रणाली लाई गई थी, जिसे 1935 के अधिनियम से समाप्त कर दिया गया था। किसे? द्वैत प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। 1935 के एक्ट से प्रांतों को यह स्वतंत्रता दे दी गई कि वे अपने विषय जो हैं खुद बना सकते हैं, यानी कि प्रांतों को स्वतंत्रता दी गई। तो इस तरह से आप याद रखते हैं कि प्रांतीय स्वायत्तता जो है वो 1935 के एक्ट के माध्यम से ही दी गई थी। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 5 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 है, राज्यों के खातों से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की रिपोर्ट किसे प्रस्तुत की जाती है? यानी कि सीएजी के बारे में पूछा जा रहा है कि सीएजी अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करता है। यूपीएआरओ 2018 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है राज्यपाल, ऑप्शन सी है संसद और ऑप्शन डी है मुख्यमंत्री। यानी कि सीएजी अपनी रिपोर्ट जो है वो किसे सौंपता है, आपसे सीधे सीधे यह पूछा जा रहा है। भाषा थोड़ी कठिन बना दी गई है जिससे कि आपको प्रश्न को समझने में परेशानी हो, लेकिन हम आपको उसको सरल से सरल भाषा में प्रस्तुत करके देंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि सीएजी कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। तो आइए इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं कि सरकार के खर्चों को ऑडिट करने की जिम्मेदारी सीएजी की होती है। यानी कि जो सरकार ने खर्चे किए हैं एक वित्तीय वर्ष में, उसकी ऑडिटिंग की जिम्मेदारी किसकी होती है? सीएजी की होती है। इसके बारे में आर्टिकल 148 में आपको स्पष्ट रूप से बताया गया है। जो सरकार के खर्चों की वार्षिक रिपोर्ट जो है वो राष्ट्रपति को सौंपता है। कौन? सीएजी राष्ट्रपति को सरकार के खर्चे की वार्षिक रिपोर्ट सौंप देता है। राष्ट्रपति उसका क्या करता है? राष्ट्रपति उसे संसद में रखवाता है, जहां उसकी जांच लोक लेखा समिति के द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति यानी कि पीएसी, पब्लिक अकाउंट कमेटी के द्वारा उसकी जांच की जाती है और
सीएजी जो होता है वो इस जांच में पीएसी की मदद करता है, इसलिए सीएजी को लोक लेखा समिति का मित्र भी कहा जाता है। देखिए आईएएस का जो एग्जाम हुआ था यूपीएससी का 2015 का, उसमें सीधे सीधे यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि पीएसी का मित्र इनमें से कौन है, यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी का मित्र इनमें से कौन है। तो उसका सही आंसर था सीएजी, यानी कि कंप्ट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके बारे में आर्टिकल 148 में बताया गया, हमने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 6 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 6 है, राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया कहां से ली गई है। आपसे राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया के बारे में पूछा है। यूपीएसआई 2017 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन से ली है, ऑप्शन बी है अमेरिका से ली है, ऑप्शन सी है आयरलैंड से ली है, या फिर ऑप्शन डी है ऑस्ट्रेलिया से ली है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि हमने आयरलैंड से ली है क्या राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया। तो आइए जान लेते हैं विस्तार से इस प्रश्न के बारे में, जिससे रिलेटेड कोई और प्रश्न आए तो आपसे छूट न जाए। राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति को एकल संक्रमणी मत पद्धति कहते हैं। एक प्रश्न आपका ये भी क्लियर हो गया कि राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति को क्या कहते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव पद्धति को एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इसका वर्णन आर्टिकल 54 और आर्टिकल 55 में किया गया है और इसे आयरलैंड के संविधान से हमने ग्रहण किया है। ठीक है, तो यह प्रश्न आपका क्लियर हो चुका होगा। देखिए राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, महाभियोग प्रक्रिया कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपका यहां से क्लियर हो जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया का वर्णन जो है वो आर्टिकल 61 में किया गया है, जिसे हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। किसे, महाभियोग की प्रक्रिया को। प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 7 है, निम्न में से किन बातों का ध्यान रखते हुए हमारी सरकार को हमारे ऊपर शासन करना चाहिए, यानी कि हम किस प्रकार की उम्मीद कर सकते हैं अपनी राज्य सरकार से। यूपी लोअर पीसीएस 2018 का प्रश्न है। यह प्रश्न हम आपको पिछली जो सीरीज थी उसमें भी करा चुके हैं, लेकिन उसमें सीधे सीधे पूछा गया था और इसमें घुमा करके आपसे प्रश्न पूछा गया है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी है मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। विस्तृत जानकारी हम आपको दे चुके हैं, लेकिन एक बार आइए हम इस प्रश्न के बारे में विस्तृत जानकारी जान लेते हैं। देखिए राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये बताते हैं कि हमारी सरकार के हमारे प्रति जो है कुछ कर्तव्य है हमारी सरकार का, यानी कि हम ये उम्मीद करते हैं अपनी सरकार से कि उन कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सरकार को हमारे ऊपर शासन करना चाहिए। और इसका वर्णन जो है वो आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक में दिया है नीति निर्देशक तत्वों का। मौलिक अधिकार क्या है, देखिए मौलिक अधिकार हमारे अधिकार हैं, यानी कि हमको कुछ अधिकार प्राप्त हुए हैं, वो हमारे मौलिक अधिकार कहलाते हैं। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक जिनका वर्णन है। उसके बाद मौलिक कर्तव्य क्या है, मौलिक कर्तव्य वो हैं जो हमारा देश हमसे उम्मीद करता है कि हम उन कर्तव्यों का पालन करेंगे, और उनका वर्णन जो है वो आर्टिकल 51A में किया गया है। प्रश्न नंबर 8 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि नीति निर्देशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। देखिए अभी नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रश्न हम करके आए हैं, उसी से संबंधित एक और प्रश्न आपके सामने आ गया है। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है आर्टिकल 32, ऑप्शन बी है आर्टिकल 37, ऑप्शन सी है आर्टिकल 40 और ऑप्शन डी है आर्टिकल 36। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, यानी कि आर्टिकल 37। आइए विस्तृत जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए आर्टिकल 37 यह बताता है कि डीपीएसपी न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी का मतलब है नीति निर्देशक सिद्धांत, न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, स्पष्ट रूप से लिखा गया, यानी कि हम उनके खिलाफ न्यायालय में कोई केस नहीं कर सकते हैं, रिट नहीं लगा सकते हैं कि हमारी सरकार इन सिद्धांतों को नहीं मान रही है, यानी कि न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। और आपसे यही पूछा गया है। आर्टिकल 32 हमें यह बताता है कि अगर हमारे मौलिक कर्तव्यों का, मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, और सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर यह इसको आगे बढ़ाता है प्रक्रिया को, हमने आपको इसके जस्ट ऊपर वाले प्रश्न में बताया है। किस आर्टिकल के थ्रू हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, किस आर्टिकल के थ्रू हम हाई कोर्ट में जाते हैं। आर्टिकल 36 हमको जो है राज्य की परिभाषा बताता है, और आर्टिकल 40 हमें ग्राम पंचायतों के बारे में बताता है। प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 है, आर्टिकल 74, 75 किससे संबंधित है, यानी कि आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 इनमें से किससे संबंधित है। एमपी पटवारी 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है मंत्रिपरिषद, ऑप्शन बी है लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है कैबिनेट मंत्री। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि आर्टिकल 74, 75 जो है वो मंत्रिपरिषद से संबंधित है। आइए विस्तृत जानकारी ले लेते हैं इस प्रश्न के बारे में। देखिए आर्टिकल 74,
75 मंत्रिपरिषद से संबंधित है, जिसमें से आर्टिकल 74 में क्या कहा गया है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, जिसका प्रधान जो है, प्रमुख जो है वो प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 में यह बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाएगी। यानी आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया, उनकी नियुक्ति कैसी होगी वो आर्टिकल 75 में आपको बताया जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 10 देखते हैं, प्रश्न नंबर 10 देखते हैं, सॉरी। तो भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? यूपीएसआई 2017 का यह प्रश्न है कि 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है। हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, पहले इसका ऑप्शन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन है दल बदल प्रतिरोधी विधायन से, बी है पंचायती राज से, सी है भूमि सुधार से और डी है संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। तो इसका आंसर है ए, यानी कि दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से इसका संबंध है। देखिए हम याद कैसे कर सकते हैं, आर्टिकल 10 यानी द से स्टार्ट हो रहा है और द से क्या स्टार्ट होता है, दल बदल, तो दल बदल आर्टिकल 10, दल बदल आर्टिकल 10, ऐसे हम याद कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको पता चल गया, इसका आंसर ए यानी कि दल बदल से संबंधित है 10वीं अनुसूची। और यह अनुसूची कब जोड़ी गई? तो यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ी गई थी। और 91वें संविधान संशोधन, ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा कि 91 जो संविधान संशोधन हुआ है 2003 में, इसके द्वारा इसमें क्या किया गया कि केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद का आकार सुनिश्चित कर दिया गया। अभी तक क्या होता था कि कोई भी मंत्री बना लेते थे, कोई अपना मान लीजिए प्रधानमंत्री का चहेता है तो उसको मंत्री बना दिया, कोई इससे संबंधित है, कोई इसका रिलेटिव है तो मंत्री बना दिया, मतलब मंत्री अपार मंत्रियों की संख्या हो जाती थी। लेकिन 91वां संविधान संशोधन करके मंत्रियों की संख्या को सीमित कर दिया गया। ठीक है, यानी मंत्रिपरिषद का आकार सीमित कर दिया गया। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है संविधान की 6वीं अनुसूची इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? आपसे पूछा गया कि 6वीं सूची इनमें से किन राज्य में लागू नहीं होती है। एमपीएसआई 2016 का प्रश्न है। ऑप्शन ए है असम, ऑप्शन बी है मेघालय, ऑप्शन सी है त्रिपुरा और ऑप्शन डी है मणिपुर। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि मणिपुर। देखिए मणिपुर में जो है वो 6वीं अनुसूची लागू नहीं होती। तो 6वीं अनुसूची किस में लागू होती है ये आपसे पूछा गया है। तो हम आपको बता दें असम, मेघालय, त्रिपुरा, यानी कि ATM ऐसे याद कर सकते हैं आप ट्रिक के माध्यम से। ATM में 6वीं अनुसूची लागू होती है, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय में 6वीं अनुसूची लागू होती है और मणिपुर में नहीं लागू हो सकती है। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से। प्रश्न नंबर 12 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपसे कह रहा है इस संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है? नहीं शब्द पर विशेष गौर कीजिएगा आप कि संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं किया गया है। MP जेल प्रहरी 2017 का यह प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी है विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी है धर्म की स्वतंत्रता या फिर ऑप्शन डी है आर्थिक स्वतंत्रता। तो हमको बताना है कि किस स्वतंत्रता का वर्णन जो है हमारे संविधान में नहीं किया गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि आर्थिक स्वतंत्रता की बात कहीं पर भी नहीं की गई है। तो किन किन चीज़ों की बात की गई है आइए हम आपको बता देते हैं। देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के हमको न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता यानी 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता का वर्णन है यानी 2 प्रकार की हमको समानता दी गई है। आपसे यह प्रश्न भी सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि कितने प्रकार के हमको न्याय मिले हैं, कितने प्रकार की हमको स्वतंत्रता प्राप्त है और कितने प्रकार की हमको अवसर की समानता प्राप्त है। तो आप इनमें से बता सकते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और न्याय, राजनीतिक न्याय यानी 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की हमको स्वतंत्रता और 2 प्रकार की हमको समानता हमारे संविधान द्वारा हमको प्रदान की गई है। तो एक तरह से आपके इसमें 4 प्रश्न क्लियर हो चुके हैं। प्रश्न नंबर 13 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 13 है हम भारत के लोग वी द पीपल ऑफ इंडिया शब्द का प्रयोग जो है संविधान में कहाँ पर किया गया है? यूपीएसआई 2016 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है नीति निर्देशक सिद्धांतों में, ऑप्शन बी है मौलिक अधिकार में, ऑप्शन सी है नागरिकता में या फिर ऑप्शन डी है संविधान की प्रस्तावना में। तो आपको बताना है वी द पीपल ऑफ इंडिया का वर्णन कहाँ पर किया गया है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है डी यानी कि संविधान की प्रस्तावना में इन शब्दों का वर्णन किया गया है। तो आइए विस्तृत रूप से जानकारी लेते हैं। देखिए इन शब्दों का प्रयोग संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। प्रस्तावना के इन शब्दों को हमने अमेरिकी संविधान से लिया है। देखिए अमेरिकी संविधान में क्या लिखा है? वी द पीपल ऑफ अमेरिकन। तो वहाँ से हमने लिया कि वी द पीपल ऑफ इंडियन। ठीक है, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया।
तो इस प्रकार से हमने अपने प्रस्तावना में इन शब्दों को जोड़ा है। तो प्रस्तावना में ये शब्द जो है आपको देखने को मिलेंगे। प्रश्न नंबर 14 की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत है, यानी कि आर्टिकल 1 भारत को क्या बताता है, आपसे ये पूछा गया है। यूपी लोअर पीसीएस 2018 का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए है राज्यों का समूह, यानी भारत एक राज्यों का समूह है, राज्यों का फेडरेशन है, राज्यों का यूनियन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो आइए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है सी, यानी कि भारत राज्यों का यूनियन है। आइए विस्तृत जानकारी देख लेते हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में बताया गया कि भारत राज्यों का संघ है जिसमें से कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकता, अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। स्पष्ट रूप से आप ये जान लीजिए। देखिए फेडरेशन की बात भी क्यों नहीं की गई भारतीय संविधान में। देखिए फेडरेशन ऐसा होता है जिनमें राज्यों को ये स्वतंत्रता होती है कि वे अपने देश से अलग हो सकते हैं। जैसे कि अमेरिका के राज्यों को ये स्वतंत्रता है कि जब चाहें तब वे अपने देश से अलग हो सकते हैं, लेकिन भारतीय राज्यों को ऐसी कोई भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं है। भाई ऐसी कोई भी सुविधा आप लोगों को उपलब्ध नहीं है। प्रश्न नंबर 15 है, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए। मान लीजिए हमको एक नया राज्य बनाना है तो संवैधानिक संशोधन करना पड़ता है थोड़ा बहुत, उसके लिए बहुमत कैसा चाहिए आपको, ये पूछा गया है आपसे। जैसे कि हैदराबाद से तेलंगाना बनाया गया तो किस प्रकार की बहुमत की आवश्यकता पड़ी थी, ये आपसे पूछा गया है। देखिए ये प्रश्न आपको कहीं ना कहीं मिलेगा बिल्कुल देखने को, क्योंकि ये भी रिसेंट में चल रहा है। जम्मू कश्मीर बना है, लद्दाख बना है, हैदराबाद से तेलंगाना अलग हुआ है, तो ऐसे ये चीज़ें जो है न्यूज़ में हैं, इनसे रिलेटेड प्रश्न आपको पूछने की बहुत संभावनाएं हो सकती हैं। ऑप्शन ए साधारण बहुमत से, ऑप्शन बी है 2/3 बहुमत से, ऑप्शन सी है 3/4 बहुमत से, या फिर ऑप्शन डी है आधे से अधिक से। तो आइए जान लेते हैं। इसका आंसर है ए, यानी कि साधारण बहुमत से यह प्रस्ताव पारित किया जा सकता है नया राज्य बनाने का। तो देखिए कोई नया राज्य बनाने के लिए संविधान संशोधन आर्टिकल 368 जैसी विशेष प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती है। तो फिर क्या होता है, बल्कि इसे साधारण बहुमत से पास कराया जाता है। देखिए आर्टिकल 4 के दूसरे पार्ट में आपसे यह कहा गया है कि जब जो संविधान संशोधन है नए राज्यों के निर्माण के लिए किया गया संविधान संशोधन जो है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा, यानी कि नए राज्यों को बनाने के लिए जो संशोधन किया जाता है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। ये आपसे आर्टिकल 4 का पार्ट नंबर 2 कहता है। देखिए आपको यहाँ से एक बात क्लियर हो गई कि संविधान संशोधन कहाँ पर है, तो संविधान संशोधन का वर्णन आर्टिकल 368 में किया गया है। लेकिन जब कोई नया राज्य बनाना होता है तो वो संविधान संशोधन नहीं किया जाता, यानी कि आर्टिकल 368 का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न थे 15, आपको बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आपको ये प्रश्न कैसे लगे हमको जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न पसंद आए होंगे, आपकी सहायता करेंगे ये प्रश्न आने वाले परीक्षाओं में। देखिए आगामी परीक्षाएं जो हैं वो एनटीपीसी आने वाली है, रेलवे इसका एग्जाम डेट घोषित हो गई 15 दिसंबर। ठीक है, एमपीएसआई यूपीएसआई आने वाली है। इससे जस्ट पहले हमने एक वीडियो डाला है जिसमें आपको बताया है कि मध्य प्रदेश के व्यापम ने नोटिफिकेशन डाल दिया है कि अब नई पद्धति से परीक्षाएं कराई जाएंगी। जस्ट इसके पहले ही वीडियो डाला है हमने, अभी जस्ट हाल ही की अपडेट है, उसको हमने अपडेट किया है। आपको ऐसी बहुत सी जानकारी हम समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। तो अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास नोटिफिकेशन बेल दबाने के बाद में आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। तो जो भी जानकारी होगी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। यहाँ पर विभिन्न परीक्षाओं के लिए तैयारियां कराई जा रही हैं। तो हिंदी स्पेशल चल रही है, हिंदी एक्सप्रेस, जिसमें हम आपके लिए हिंदी के प्रश्नों को लेकर के आए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो आगामी परीक्षाओं में आने की जिनकी संभावना है। पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस जिसको आप पढ़ रहे हैं वो है पॉलिटी की चाणक्य एक्सप्रेस। इसके प्रश्नों का स्तर देख के आपको अपने आप समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस लेवल के आने वाले हैं। और ऐसे ही प्रश्न जो है हम हिंदी में भी लेकर के आते हैं। और 440 वोल्ट करंट अफेयर की स्टैटिक जीके एक्सप्रेस चल रही है, जिसमें हम करंट से रिलेटेड जो है मुद्दे जो भी हैं उनसे जो भी प्रश्न बन सकते हैं उनको हम उसमें कवर करते हैं। स्पोर्ट जीके हमने आपको करा दिया है, जिसमें हमने बैडमिंटन से संबंधित जो है कप और ट्रॉफियाँ आपको एक कहानी के माध्यम से याद करा दी हैं। जल्दी फुटबॉल के लिए भी हम वीडियो लेकर के आने वाले हैं। तो बने रहिए सक्सेस जंक्शन के साथ में। इसको दोस्तों को बताइए कि कुछ अलग चाहिए तो सक्सेस जंक्शन पर आइए। आपको आगामी परीक्षाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।